हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एंड मीडिया चैनल। आज जो मैं कंपनी आपके सामने लेके आया हूँ उस कंपनी का नाम है ग्राइंडवेल नॉर्टन। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और काफ़ी अच्छे लेवल्स पे है टेक्निकली। सो दिस इज़ द रीज़न ये कंपनी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों तरीक़ों से कंपनी इस वक्त एक बहुत ही अच्छे लेवल्स पर है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। कंपनी इज़ इन द बिजनेस ऑफ एब्रेसिव्स एंड रिफ्रैक्टिव प्रोडक्ट्स। काफ़ी कटिंग एज एब्रेसिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये लोग इंडियन मार्केट्स के लिए। ज़्यादातर ये जो प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनते हैं वो तो आइए इसके फंडामेंटल्स को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो मार्केट कैप इस कंपनी का 13,756 करोड़ का है, 13,756 करोड़। सो इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी। तो अगर हम इसके पी की बात करें, कंपनी का जो पी है वो 57.5 है और इंडस्ट्री का पी जो है वो करीब करीब 46.5 है। तो इंडस्ट्री के पी के कंपैरिजन में ये स्टॉक थोड़ा महंगा है, लेकिन अच्छी चीज़ें आपको महंगे दाम पर ही मिलेंगी। सस्ते दाम पे अगर आप खरीदने की कोशिश करेंगे स्टॉक्स को तो वो स्टॉक ज़रूरी नहीं है कि अच्छे हो। अब हम बात करते हैं इसमें प्रमोटर होल्डिंग की। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 58.3% है। और अगर पिछले 3 साल की प्रमोटर होल्डिंग देखें तो वो हल्की सी कम हुई है। इट हैज़ डिक्रीज बाय 0.04%, जो कि मैं समझता हूँ ऐसा कुछ बड़ा फिगर नहीं है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी बेहतरीन है। अगर आरओसी और आरओई की बात करें, आरओसी जो है वो 23.3% है और आरओई कितना है? 18.7% है। अब थोड़ा नीचे जाते हैं इसमें, इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। तो प्रमोटर होल्डिंग की हमने बात कर ली। आरओई पिछले 10 साल का जो आरओई है वो करीब करीब 16.4% है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ, पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 4.61% है। कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर, पिछले 10 साल का कैश फ्लो कितना है? 1,611 करोड़, 1,611 करोड़, जबकि पिछले 3 साल का कैश फ्लो 733 करोड़ है। यानी कि कैश फ्लो थोड़ा पिछले 10 साल के एवरेज के हिसाब से पिछले 3 साल में थोड़ा कैश फ्लो कम हुआ है, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट एन अलार्मिंग फिगर एट ऑल। कंपनी अपने 52 वीक लो से कितना ऊपर इस वक्त है? इट्स 164% ऊपर, इट्स अबव बाय 164%। उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन जो है इस कंपनी का वो है 16.5%। ईपीएस 3.74 और डीआईएस यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों ने ये स्टॉक होल्ड किया हुआ है और उन लोगों का स्टेक 1.31% इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से एफआईआईज ने भी स्टॉक को होल्ड किया है और उनका स्टेक भी स्टॉक में 0.33% बढ़ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डेब्ट टू इक्विटी इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.00 है, यानी कि इस कंपनी पे बिल्कुल ही कुछ कर्जा नहीं है। प्लेज्ड परसेंटेज का मतलब होता है कि इस स्टॉक में कितना हिस्सा गिरवी रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.00% है, तो यहाँ पर कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। ओवरऑल इन पैरामीटर से हमें यही पता चलता है कि ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स के साथ काम कर रहा है। तो आइए आप नीचे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी के प्रोज और कॉन्स क्या है। डेब्ट फ्री कंपनी है क्योंकि हमने देखा कि इसके जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो था वो 0 था और 18.67% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है इस कंपनी की। 5 साल से लगातार 18.67% से ग्रो कर रही है और काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट है विच इज़ अराउंड 43.07%। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो ये डिविडेंड पे आउट होता है ये फेस वैल्यू पे मिलता है। यानी कि अगर इस कंपनी का फेस वैल्यू 5 है तो आपको इस 5 रुपये का 43.7% मिलेगा। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस है उसका 43%, जी नहीं। ये जो 43% है इट इज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द स्टॉक विच इज 5 रुपीज। तो मतलब आपको करीब करीब 1.5-2 रुपये के आसपास 2 रुपये के आसपास इसमें आपको डिविडेंड मिल जाएगा पर शेयर के हिसाब से। तो इस सेक्टर में और कौन से स्टॉक्स है? ग्राइंडवेल नॉर्टन है, कार्बोरंडम है, वेंट इंडिया है, ओरिएंट एब्रेसिव्स है, वेलकास्ट स्टील्स है। लेकिन मैं समझता हूँ इस सेक्टर में सबसे बेस्ट जो कंपनी है वो ग्राइंडवेल नॉर्टन ही है।
अगर आप आरओई कंपनी कंपेयर करें तो बाकी कंपनीज का ग्राइंडवेल नॉर्टन के साथ, तो ग्राइंडवेल नॉर्टन का आरओई जो है वो सबसे ज्यादा है, 18.74%। और अगर मार्केट कैप भी आप देखें तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप ग्राइंडवेल नॉर्टन का ही है। नंबर 2 पे इस सेक्टर में जो कंपनी आती है दैट इज कार्बोरंडम यूनिवर्सल। तो खैर हम बात कर रहे हैं ग्राइंडवेल नॉर्टन की। आइए दोस्तों, अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सेल्स को देखेंगे। तो सेल्स आप देखें, आज की डेट में जो सेल्स 509 करोड़ की आई है वो अभी तक की सबसे ज्यादा सेल्स है, यानी कि कंपनी काफी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 113 करोड़ का, यहाँ पर आप देखें 113 करोड़ का प्रॉफिट जो आया है ये भी हाईएस्ट फिगर है पिछले कितने भी क्वार्टर से आप कंपेयर करें इसको। और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें जो 22% के आसपास आया, मार्जिन हालांकि पिछले क्वार्टर से सिर्फ 1% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन का 1% बढ़ना भी एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ऊपर लेके जाता है। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आप ईपीएस पे देखते हैं। यहाँ देखिए आप ईपीएस कितना था, 5.96% था, और अब देखिए ईपीएस कितना बढ़ गया है, 7.27% हो चुका है। तो मतलब कंपनी का जो ईपीएस है वो भी हाईएस्ट है इस बार, कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी हाईएस्ट है इस बार, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट है और सेल्स भी हाईएस्ट है, यानी कि सारे फिगर्स यहाँ पर एक ब्रेकआउट फिगर्स है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी आप देखते हैं करीब करीब 81 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा फिगर है। तो दोस्तों ये था इसका क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस जो मार्च में डिक्लेयर हुआ था, इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो अब हम और नीचे चलते हैं, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, वहां देखते हैं हमें क्या पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होती है वो 1 साल की होती है। तो अब हम ईयरली बेसिस पे इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सबसे पहले सेल्स, मतलब हर साल में कितनी सेल्स हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 2021 जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वहां पर 1638 करोड़ की सेल्स हुई है। देखें आप, ये सबसे ज्यादा सेल्स का फिगर है पिछले सालों के कंपैरिजन में। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 324 करोड़ का वो फिगर भी सबसे ज्यादा है बाकी सालों के कंपैरिजन में। ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखें 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहां पर इनके मार्जिन कितने बड़े हैं, 3% बड़े हैं मार्जिन। और उन मार्जिन का बढ़ने का इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखता है ईपीएस में। ईपीएस देखिए कितना बड़ा है इसका, 16.4 से बढ़ के सीधे 21.60 हुआ, यानी कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। नेट प्रॉफिट आप देखें ईयरली बेसिस पे, हमने वहां पे क्वार्टरली बेसिस पे एनालाइज किया था, अभी ईयरली बेसिस पे एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 239 करोड़ का प्रॉफिट है जो कि पिछले क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। बहुत ही बेहतरीन फिगर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं इस कंपनी के। इसको मैं पहले जरा रब कर देता हूँ। और डिविडेंड पे आउट रेशो, जैसा कि आप देख रहे हैं डिविडेंड पे आउट भी इनका लगभग अच्छा है, 44% है। जैसे लेकिन मैं आपसे ये बात कह चुका हूँ कि डिविडेंड पे आउट रेशो जो होता है वो आपके फेस वैल्यू पे होता है, वो आपके शेयर का जो प्राइस है उस पर नहीं होता है। यानी कि 44% हमने देखा था, इसका फेस वैल्यू 5 रुपए था, तो आपको 5 रुपए के हिसाब से 44% मिलेगा, यानी कि आपको 2-2.5 रुपए के आसपास इस स्टॉक में डिविडेंड मिलेगा। अब अगर इसकी कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, ठीक है, ये कंपनी पिछले 10 साल में 11% से ग्रो कर रही है, पिछले 5 साल में 19% से, पिछले 3 साल में 19% से, और पिछले 12 महीनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, यानी कि 40% की ग्रोथ दिखाई है। यहाँ देखिए स्टॉक का जो प्राइस है पिछले 10 साल में 25%, 5 साल में 29% एवरेज है, लेकिन पिछले 1 साल में 156% आ चुका है, ऊपर जा चुका है। उसी तरीके से आरओई भी जो है वो भी यहाँ पर काफी अच्छे फिगर्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। आइए अब हम इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि कंपनी ने पहले दिन से लेके आज तक उनका जो भी लेखा जोखा होता है वो सारा इस बैलेंस शीट के अंदर होता है। तो ये बैलेंस शीट जो है इसका स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए शेयर कैपिटल जो है वो 28 करोड़ से बढ़ के अब 55 करोड़ हो गया। मतलब यहाँ पर पहले एक आईपीओ आया होगा जिसपे इन्होंने इतना पैसा रेज किया, उसके बाद एफपीओ आया होगा और उसपे उन्होंने और पैसा रेज किया, तो शेयर कैपिटल जो है 55 का फिगर दिखा रहा है, 55 का फिगर दिखा रहा है। अगर हम रिजर्व्स की बात करें, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना रिजर्व पैसा है, वो आप देखिए लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
और आज की डेट में ये पैसा कहाँ तक पहुंच चुका है, 1309 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी कि कंपनी के पास एक काफी अच्छी कैश बैलेंस है। बोरोइंग का मतलब ये होता है कि कंपनी ने कहीं बाहर से कुछ पैसा तो नहीं लिया हुआ। तो यहाँ पर आप देखें, मार्च 2018 में जीरो, 19 में जीरो, 2020 में जीरो, 2021 में जीरो। यानी कि ये कंपनी ने कोई भी बोरोइंग इन्होंने इनके पास नहीं है, इन्होंने कुछ बाहर से कोई कर्जा वगैरह नहीं लिया हुआ है। दिस इज द रीजन इनका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो हमने ऊपर देखा था वो बिल्कुल जीरो हो गया। अब लायबिलिटीज कुछ हैं यहाँ पर जो कि उतनी ज्यादा नहीं है। टोटल लायबिलिटीज हैं यहाँ पर कुछ, लेकिन वो उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि इनके पास अच्छा कैश फ्लो है। तो उसके बाद अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट्स तो रहने दे आप। आ, अब हम नीचे चलते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर। तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो करीब करीब 331 करोड़ का है। और वो भी आप देखिए कैश फ्लो भी कैसा स्टडीली इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल ये कंपनी बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। आरओसी की बात करें, आरओसी जो है इस कंपनी का वो भी 23% पे है, लेकिन एक जमाने में 35-32% हुआ करता था। अब थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एज लॉन्ग एज इट इज अबव 20%, सो वी कैन से दैट इट्स डूइंग फाइन। तो यहाँ पर 23% का आरओई है विच इज गुड। और डेबिटर डेज 45 है, जो कि उतना ज्यादा नहीं है उतना कम भी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राइंडवेल नॉर्टन। और प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखें, प्रमोटर्स ने अपना जो हिस्सा है वो मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ उठा पटक नहीं दिख रही है। अराउंड 58% ही पहले से दिख रहा है, वही वैल्यू आज भी हमें दिख रहा है। तो मतलब प्रमोटर्स आर कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक जो है ये या फिर ये कंपनी जो है इसको प्रमोटर्स अच्छे से बैक कर रहे हैं। उसके बाद एफआईआईज की होल्डिंग आप देखें। एफआईआईज ने यहाँ पर होल्डिंग अपनी थोड़ी कम की थी 2020 में, जून 2020 में, सितंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में, लेकिन फिर से यहाँ पर उनकी होल्डिंग बढ़ चुकी है विच इज अराउंड 4.57। सितंबर 2018 में उनकी हाईएस्ट थी 4.59 और अब 4.57। डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग इस स्टॉक में बढ़ाई है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि डीआईएस ने सबसे ज्यादा होल्डिंग अब जून 2021 में उनकी है विच इज अराउंड 17.43। ये फिगर पहले कहीं भी नहीं था। पब्लिक के पास कितने शेयर है? सिर्फ 20% शेयर है पब्लिक के पास। तो दोस्तों ये था एनालिसिस ग्राइंडवेल एंड नॉर्टन का, फंडामेंटल एनालिसिस था। आई होप आपके पास एक कन्विक्शन आ गया होगा कि आप जिस कंपनी को खरीदने जा रहे हैं वो एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। तो अब हम जाएंगे इसके टेक्निकल्स पे। इतना आपको बताना चाहूंगा कि जब आप किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले फंडामेंटल्स देखा करें, उसके बाद टेक्निकल्स देखा करें। टेक्निकल्स आपको बताएंगे कि कब इस कंपनी में राइट टाइम है एंटर करने का। तो जब आप फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की मदद से इसमें एंटर करेंगे, और टेक्निकल्स आप किस लिए यूज कर सकते हैं? टेक्निकल्स आप यूज करते हैं किसी भी स्टॉक में से एग्जिट करने के लिए, क्योंकि फंडामेंटल्स विल नेवर हेल्प यू इन एग्जिटिंग द स्टॉक। रीजन बीइंग दैट if suppose there is something wrong happening in the company, the books are getting cooked and all that, right? By the time the annual report will come, by the time the quarterly report will come, stock would be down 30-40% or whatever. So it's always better to follow the technicals as far as exit strategy is concerned. As far as entering strategy is concerned, you should follow the technicals. हाँ, लेकिन अगर आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है कि मुझे किस स्टॉक में एंटर करना है, that time fundamentals are very important. So we are very sure that this company has very good fundamentals. Now let's move on to the technicals and try to understand what is happening there. We'll be going from various time frames, from monthly to weekly to daily time frames. We'll try to understand what's happening in the stock price, and then we'll zero in the daily time frame, and we'll try to understand how whether we can enter at the current level or not, and what will be the target and what will be the stop loss as far as this stock is concerned. So guys, let's move on to the technicals now. So guys, now let's start with the fundamental analysis of, sorry, the technical analysis of this stock, Randwell Norton. We will be doing the multi-time frame analysis in the sense that we'll go from monthly to weekly to daily time frame, and we'll try to understand what is the character of the stock, and then finally we'll nail it down to the daily time frame, and we'll try to understand whether we can enter into the stock or not, and try to also establish the stop loss and the target levels for this stock. So if you look at this stock has started its journey. It was listed at around 69.75 rupees, and from there the stock
could not sustain there at the 69 levels. It went a little higher and then it fell down to around 32 rupees. So एज एन आईपीओ द स्टॉक फेल्ड, राइट। तो जब स्टॉक आया था तो उसके बाद स्टॉक आईपीओ के प्राइस को जो भी उसका जो लिस्टेड प्राइस था उस प्राइस से भी काफ़ी नीचे चला गया। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर अराउंड 100% फॉल हुआ था और उसके बाद प्राइस ने क्या एक अपवर्ड चैनल में चला गया। प्राइस वेंट इनटू एन अपवर्ड चैनल एंड सिंस देन प्राइस इज ओनली गोइंग हायर एंड हायर। So if we try to understand from the low how much has this stock gone up, so this is the exact figure. This stock has given you the returns of around 3,667%. So my friend, this is the power of fundamental analysis. You cannot make this type of money in trading. This type of money can only be made through investing. यही वजह है कि अगर आप दुनिया में देखें तो सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स जो है वो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी से ही आते हैं। हार्डली कोई बिलियनियर आपको मिलेगा जो इंट्राडे ट्रेडिंग करके बिलियनियर बना हो। तो ये मंथली चार्ट है ग्रैंडवुड नॉर्टन का। तो इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में है और एक अपवर्ड चैनल में ऊपर जा रहा है। यहाँ आप देखिए, आप प्राइस इस चैनल के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका है। अब यहाँ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो खैर ये तो मंथली चार्ट है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वीकली चार्ट नाउ। लेट्स गो इनटू द वीकली चार्ट एंड सी how the trend is shaping up out there. Even on the weekly chart, we can see that there's a mini channel inside this big channel. So, and in the weekly chart again, we can see that the price is at the top of the channel, right? So price is trying to break this the channel top, right? So if you see here, first time the price, let me just make it proper for you. So price first time tested the channel here, it could not sustain, just went little down. Again second time it tested, it went little more down, and then third time it tested the channel top, it again went down. But if you see this red bar has a long shadow at the bottom. So this long shadow at the bottom definitely tells us that the buyers are still interested in the stock. But this stock faced some selling pressure here. On the weekly bar, you can see there's a slight upper shadow here, so it has faced some selling pressure on the latest weekly bar. Now this is what we see in the weekly time frame. Now I guess we'll have to move on to the daily time frame and see whether we can see any chance of an entry in this stock out there or not. So let's move on to the daily time frame now. So this is guys daily time frame for you. Let me just click on it. Okay. So this is the daily time frame. So guys, if you look at the daily time frame, what is the stock doing right now? So you see the stock was trading in a range and price shifted to the upper end of the range, and then there was a breakout from this range and the price went up. How much did the price go up? Price went up by 41%. So breakout of this trading range gave us a output of around, a result of around 41.32%, right? After that, what happens? Price again goes into a trading range. It faces a resistance here. If I just mark it for you here, just a second, I'll just put a price label here. So this is the resistance here, 1273 level. So 1273 level is giving a tough time to the price. It's not able to cross this 1273 level. It tried to cross it here, here, and here. It failed again and again. Then the price had to go down to absorb the selling. It went down, but if you see, the price did not touch the bottom of this trading range. प्राइस ने इस ट्रेडिंग रेंज के बॉटम को टच नहीं किया, यहाँ ही पर एक बहुत अच्छी बेस बनाई और प्राइस ने इस बार इस 1270 की जो रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ दिया ऊपर की तरफ, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बना है, लेकिन उस बुलिश कैंडल को कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला। उसके बाद रेड कैंडल्स बने और यहाँ पर प्राइस वापस नीचे आ गया। तो अब प्राइस क्या कर रहा है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखिए प्राइस ने एक ज़बरदस्त एक बेस बनाई है। सो दिस इज दैट बेस, ये वो बेस है। तो ये बेस बड़ी इंपॉर्टेंट बेस है। जब तक प्राइस इस बेस के ऊपर है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस एक बार फिर से कोशिश करेगा ऊपर जाने की। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। 1208 का स्टॉप लॉस हम इसमें लगा सकते हैं, विच इज 1208। वी कैन पुट a stop loss of around 1208 and we can expect that the stock price will go up definitely. Now
now if I look at this trading range, this trading range started in on 9th Feb and it went up to how much, 3rd May, right? So Feb, March, April में ये ट्रेडिंग रेंज 4 महीने की है लगभग, समझ लीजिए आप, ये 3 महीने की ट्रेडिंग रेंज है। और ये ट्रेडिंग रेंज जो है ये स्टार्ट हुई थी 10 मई को, और आज क्या है, आज है 28 जुलाई। मई, जून, जुलाई, ये ट्रेडिंग रेंज भी करीब करीब 3 महीने की है। तो दोनों ट्रेडिंग रेंजेस करीब करीब सेम टाइम की है। और जब प्राइस इस ट्रेडिंग रेंज से बाहर आया था तो प्राइस ने 41% का मुंह दिया था। तो यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब प्राइस इस रेंज से बाहर आएगा और यहाँ पर भी एक अच्छा मुंह हमें मिल सकता है। अगर हम ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें तो कम से कम 25 से 30% तो यहाँ हमें बड़े आराम से एक मुंह मिलना ही चाहिए। तो और साथ में आप यहाँ पर देखिए ई भी आ रहा है। ई का मतलब है कि अर्निंग्स है। तो यहाँ पर अर्निंग्स जो है वो 27 जुलाई को आने वाली है। तो ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं कि अर्निंग्स भी स्टॉक में अच्छी होगी। लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप अर्निंग्स के आने का वेट करें। जब भी इसकी अर्निंग्स आती है उसके नेक्स्ट डे आप इसमें बाई करें, क्योंकि हो सकता है अर्निंग्स की वजह से इसमें कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाए, जो फ्लक्चुएशंस हमें मुश्किल हो जाएगा। So this is the reason I would suggest you to just wait for the result, and once the result comes, and then you can enter into this stock. This stock can be taken for an up move of around 25 to 30% from the current level, and your stop loss is very very less. तो अगर मैं यहाँ पर stop loss की बात करूँ, how much is your stop loss? Let's try to calculate that. तो अगर यहाँ पर प्राइस अभी है तो आपका stop loss सिर्फ 4% नीचे है. That's all. Your stop loss is only 4% below, so you can put a stop loss of around 1200 rupees. Okay, and you can your reward here is, let me just tell you, so your reward is around 20%. So you are risking 4% and you are trying to make 20% here. I'm saying minimum 20%. It could be 30% also, right? So if we calculate the risk to reward ratio here, आपका risk 4% का है और आपका reward 20% का है. So this trade is 1:5 ट्रेड, राइट? यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:5 का है। तो मेरा ख्याल है कि ये काफी अच्छी ट्रेड है, आप इस ट्रेड को ले सकते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि ये बेस जो यहाँ पर है ये बड़ी क्रिटिकल बेस है। जब तक ये बेस यहाँ पर बनी हुई है तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस जो है वो ऊपर ही जाएगा, जब तक ये बेस टूटती नहीं है। और जो भी आप स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस कभी सिस्टम में ना डालें, स्टॉप लॉस आपके माइंड में होना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस अचानक नीचे जाएगा, एक नीचे की तरफ मुंह देगा और बाद में वापस अपने इस लेवल पे आ जाएगा। तो अगर आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में रखा होगा तो वो आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। सो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, इन द सेंस कि अगर स्टॉक का प्राइस दिन खत्म होने पर अगर स्टॉक का प्राइस इस लेवल से नीचे है तब आप एग्जिट करेंगे। अदरवाइज अगर स्टॉक का प्राइस पहले नीचे गया, इस लेवल से भी नीचे गया और बाद में वापस ऊपर आया, तो उस केस में आप इस स्टॉक से एग्जिट नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था ग्राइंडवेल और नॉर्टन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्टॉक का एनालिसिस पसंद आया होगा। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते मेरा एक इंटरव्यू हुआ था ट्रिंकर के साथ, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो अभी तक मुझे मिली नहीं है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट द रिकॉर्डिंग ऑफ दैट इंटरव्यू वुड कम इन अनदर 5 to 10 working days. Whenever it comes, I will definitely share it with you. There has been a lot of nice talk in that interview. I've spoken about trading psychology. I've spoken about how I trade and all that, what I went through during my trading journey and all that. So there are a lot of learnings in that interview. I would highly recommend you guys to listen to that. I'll be posting it as soon as I get the recording, so that you guys can go through it and try to learn something out of it. So thank you very much guys. I'm grateful to you कि आपने मेरा ये एनालिसिस सुना, अपना कीमती वक्त दिया। Thank you very much. Have a nice day and goodbye and good luck.